डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, राजस्थान से आप सभी का एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने एक तालिका बनाकर देखा था कि किस तरह से दो देश और दो वस्तुओं के मॉडल में एक देश को सापेक्ष लागत के अंतर के आधार पर लाभ होता है और किस तरह दूसरे देश को लाभ होता है। हमने देखा था कि पुर्तगाल और इंग्लैंड दो देश हैं और शराब और कपड़ा दो वस्तुएं हैं, और इनमें पुर्तगाल शराब और कपड़ा दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में इंग्लैंड की तुलना में उसे निरपेक्ष लाभ प्राप्त है, अतः वह दोनों ही वस्तुओं को कम लागत पर उत्पादित कर सकता है, जबकि इंग्लैंड दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में उसे निरपेक्ष रूप से हानि है। तो ऐसी स्थिति में रिकार्डो ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस स्थिति में भी संभव है, क्योंकि एक देश को उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसमें उसे तुलनात्मक रूप से कम लागत वहन करनी पड़ती है। तो इस दृष्टि से पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में और इंग्लैंड को कपड़े के उत्पादन में अपनी विशिष्टता हासिल करनी चाहिए और अधिक मात्रा में उत्पादन करके अतिरिक्त उत्पादन को दूसरे देश को निर्यात करके उसके बदले में अपनी आवश्यकता की वस्तु की पूर्ति कर लेनी चाहिए या उसका आयात कर लेना चाहिए। ये हमने देखा था। अब हम इसको गणितीय रूप में लेते हैं। दो वस्तुएं हैं x और y, और दो देश हमने ले लिए, प्रथम और द्वितीय। अब x1 का मतलब है प्रथम देश में x वस्तु की श्रम लागत, x2 का मतलब है द्वितीय देश में x वस्तु की श्रम लागत, y1 का मतलब है प्रथम देश में y वस्तु की श्रम लागत, जबकि y2 का मतलब है y2 का मतलब है द्वितीय देश में y वस्तु की श्रम लागत। अब यदि x1 अपॉन x2 इज लेस देन 1, तो प्रथम देश में x वस्तु द्वितीय देश से सस्ती है, और यदि y1 अपॉन y2 इज लेस देन 1, तो द्वितीय देश में y वस्तु प्रथम देश से सस्ती है। तथा x1 अपॉन x2 इज लेस देन y अपॉन y2 इज लेस देन 1,
तो इसका मतलब है कि प्रथम देश को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है, परंतु सापेक्ष या तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो तुलनात्मक दृष्टि से यानी कि रिलेटिवली उसे एक्स वस्तु के उत्पादन में और दूसरे देश को वाई वस्तु के उत्पादन में लाभ है। यानी कि प्रथम देश यद्यपि दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में उसे लागत कम पड़ रही है, अतः वह दूसरे देश की तुलना में दोनों ही वस्तु को कम लागत पर उत्पादित कर सकता है, यह निरपेक्ष लाभ है उसे। लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से हम देखें तो वह एक्स वस्तु को द्वितीय देश की तुलना में और भी कम लागत पर उत्पन्न कर सकता है, यानी कि उसकी सापेक्ष लागत काफ़ी कम है। अतः प्रथम देश को एक्स वस्तु का और द्वितीय देश को वाई वस्तु का उत्पादन करना चाहिए। अब अगर इसको हम एक्स को हम शराब और वाई को हम कपड़े के रूप में व्यक्त करें तो लागतों का अनुपात भी हम इस तरह से ले सकते हैं। एक्स का अनुपात हो गया ये 80/120 <1 एंड वाई का हो जाएगा 100/90 विच इज़ ग्रेटर देन 1। इससे स्पष्ट है कि प्रथम देश यानी पुर्तगाल को एक्स वस्तु की उत्पादन लागत कम है सापेक्ष दृष्टि से, जबकि इंग्लैंड में वाई यानी कि कपड़े की उत्पादन लागत सापेक्ष दृष्टि से कम है। ये दोनों देश अतः शराब और कपड़े के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करेंगे और परस्पर व्यापार करेंगे और लाभ अर्जित करेंगे। इस तरह से दो देशों में वस्तुओं के उत्पादन में लागत विभिन्नता के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव होता है। अगर लागत में अंतर नहीं है तो व्यापार संभव नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से रिकार्डो का तुलनात्मक लागत जो सिद्धांत है वह एडम स्मिथ के लागतों के सिद्धांत की तुलना में अधिक व्यवहारिक एवं उपयोगी प्रतीत होता है। अब हम चाहें तो इसको एक छोटे से डायग्राम के थ्रू भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया कपड़ा यानी क्लॉथ, यहाँ पे हमने ले ली शराब, ये EG इंग्लैंड का उत्पादन संभावना वक्र है, जबकि ये PL पुर्तगाल का उत्पादन संभावना वक्र है। EG बताता है कि इंग्लैंड में OG शराब और OE कपड़ा उत्पादित हो सकता है और पुर्तगाल में OL शराब और OP कपड़ा उत्पादित हो सकता है। यानी कि पुर्तगाल को इंग्लैंड की तुलना में शराब में अधिक सापेक्ष लाभ है, जबकि इंग्लैंड को कपड़े के उत्पादन में सापेक्ष लाभ दिखाई देता है। यानी कि सापेक्ष रूप से पुर्तगाल में शराब की लागत कम है और इंग्लैंड में सापेक्ष रूप से पुर्तगाल की तुलना में कपड़े की लागत कम है। अब हम एक पैरेलल लाइन PL के समानांतर खींच लेते हैं। ये ER लाइन है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि पुर्तगाल जो है उसे वाइन के प्रोडक्शन में अधिक लाभ है, क्योंकि
अगर ये अपने सारे रिसोर्सेज जो इसने OE कपड़े पर लगा रखे हैं, वो रिसोर्सेज अगर वह शराब के उत्पादन में लगा दे तो वह OR शराब उत्पादित कर सकता है। जबकि इंग्लैंड OE कपड़ा उत्पादित करने के बदले में अगर उसको शराब देनी पड़े तो वो सिर्फ OG जो है शराब ही उत्पादित कर सकता है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि पुर्तगाल को शराब के प्रोडक्शन में अधिक फ़ायदा होगा इफ़ इट गिव्स अप द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस OE ऑफ क्लोथ, इट कैन प्रोड्यूस OR ऑफ वाइन विच इज़ ग्रेटर देन OG ऑफ वाइन ऑफ इंग्लैंड। यानी कि इंग्लैंड सिर्फ OG शराब ही OE कपड़े के बदले में उसे प्राप्त होती है, लेकिन पुर्तगाल उसके बदले में OR शराब उत्पादित कर सकता है। तो पुर्तगाल के लिए ये फ़ायदेमंद होगा कि वह शराब का उत्पादन करे और OR वह उत्पादित कर सकता है शराब, लेकिन वह OG से थोड़ी सी ज़्यादा शराब देकर वह OE कपड़ा प्राप्त कर सकता है। और इंग्लैंड को यह फ़ायदा है कि वह कपड़े का ही उत्पादन करे, और क्योंकि वह OE कपड़ा देकर OG से अधिक जो है वह शराब प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से दोनों ही देशों को वस्तु के लागत अंतर में तुलनात्मक रूप से अंतर होने के कारण फ़ायदा होगा। यानी कि पुर्तगाल जो है एक्सपोर्ट करेगा OR वाइन को और बदले में उसको OE कपड़ा मिल जाएगा, जबकि इंग्लैंड जो है इतनी शराब प्राप्त करके अगर उसको OE कपड़ा देता है तो उसे GR शराब का फ़ायदा मिल जाता है। अब दोनों देशों के बीच वास्तविक व्यापार की जो शर्त कहाँ निर्धारित होती है, इस संबंध में रिकार्डो कोई बात नहीं कहते हैं, यानी कि व्यापार की शर्तें निर्धारित करने के बारे में वो नहीं कहते हैं, लेकिन वो इतना कहते हैं कि दो देशों को जब व्यापार करें तो उसी स्थिति में लाभ होगा जब वे तुलनात्मक लागत अंतर को ध्यान में रखें और जिस वस्तु के उत्पादन में उनकी तुलनात्मक लागत कम होती है उसी का उत्पादन करें, उसी का विशिष्टीकरण करें और उसके अतिरेक को निर्यात करके बदले में आयात की वस्तु प्राप्त कर लें। अब हम लेते हैं इसकी आलोचना। रिकार्डो के प्रतिष्ठित सिद्धांत की काफ़ी आलोचना की जाती है। यद्यपि ये एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ सिद्धांत की तुलना में बहुत अधिक व्यवहारिक और बेहतर सिद्धांत है, लेकिन फिर भी अर्थशास्त्रियों के द्वारा इसकी काफ़ी आलोचनाएं की गई हैं, जिनमें सबसे पहली है श्रम ही एकमात्र उत्पादन का साधन नहीं। Labor is not the only factor of production। ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है, लेकिन वास्तव में किसी भी वस्तु के उत्पादन हेतु श्रम के अलावा भूमि, पूंजी और अन्य साधनों की भी आवश्यकता होती है। फिर इस सिद्धांत में यह भी मान्यता निहित है कि श्रम की जो सभी इकाइयां हैं, सारी यूनिट्स जो हैं लेबर की सभी इकाइयां जो हैं वो होमोजीनियस हैं, यानी कि समरूप है, यानी कि सभी इकाइयाँ बिल्कुल एक समान है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो और इसी कारण से उन श्रमिकों को चुकाई जाने वाली जो मजदूरी है वो भी समान है।
लेकिन वास्तव में देखा जाए तो व्यवहारिक जगत में न तो हम जानते हैं कि न तो केवल श्रम ही एकमात्र साधन है और न ही सभी इकाइयाँ समरूप हैं और न ही सभी को मजदूरी समान मिलती हैं। तो ये मान्यताएं जो हैं वो आधुनिक संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होती और इस कारण इन मान्यताओं पर आधारित सिद्धांत भी वैध नहीं माना जा सकता। आगे की आलोचना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।